Good morning to all students. Today we're gonna discuss about time independent Schrodinger equation. As we know that time independent Schrodinger equation can be written time independent Schrodinger equation. As we all know that time independent Schrodinger equation can be written as h psi r should be equals to E into psi of r. Here h represents the Hamiltonian operator. When Hamiltonian operator operate on a wave function that is psi r, it gives us a constant multiplied the same wave function. This Hamilton operator can be written as h cut square minus h cut square by 2m del square plus my v of r. Hamilton operator is generally the sum of two operators. This operator can be considered as kinetic energy operator and this is our potential energy operator. So basically Hamiltonian operator represent the total energy operator of the system. When Hamiltonian operator operate on a wave function, it gives us the same wave function multiplied by a constant that is E. So here psi r is our wave function and can be say that it is our eigen function. H is our Hamiltonian operator and when it operate on this wave function it gives a constant. This constant is called as eigen value and this whole time independent Schrodinger equation can be treated as eigen value इक्वेशन. तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसकी फॉर्म थी एच साई आर इक्वल्स टू ई साई आर. एच हमारा हैमिल्टन ऑपरेटर है जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का सम है. जब इसको हम किसी वेव फंक्शन साई आर पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें एज इट इज़ हमारा वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन देगा और साथ में एक कांस्टेंट पैरामीटर आएगा जो कि इस इक्वेशन के ये इक्वेशन है हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन. इस वेव इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू को देगा. नेक्स्ट बात आती है कि बेसिकली व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेव फंक्शन. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. बेसिकली जो हमारा वेव फंक्शन है ये प्रोवाइड करता है इट प्रोवाइड्स क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल या सिस्टम हैविंग मास m at a position r at गिवन टाइम t. तो अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन की बात करता हूं तो इट प्रोवाइड्स क्वांटम डिस्क्रिप्शन बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल. एक सिंगल पार्टिकल भी हो सकता है और ये हमारे पास एक सिस्टम भी हो सकता है जिसके कोरस्पोंडिंग मास हमारा m है किसी पोजीशन r पे किसी टाइम t पे. तो बेसिकली साई आर हमारा रिप्रेजेंट करता है किसी पार्टिकल या सिस्टम के बिहेवियर को क्वांटम बिहेवियर को किसी पोजीशन आर या टाइम टी पे. तो अब मैं यहाँ पे मैक्स बोर्न इन 1926 ने एक नया पैरामीटर डिफाइन किया दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. तो उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ आर टी एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. तो दिस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है क्या. इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल और सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर मैं किसी पार्टिकल या सिस्टम जिसके कोरस्पोंडिंग मास m है के
फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ किसी पोजीशन पे किसी गिवन टाइम पे, तो इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये तो हमारा है पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट दैट इज़ डीवी कंसिडर करता हूँ, तो इस डीवी एलिमेंट में पार्टिकल्स या सिस्टम के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट कैन बी रिटन एज पी डी वी। तो एज वी नो दैट दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? इट इज आवर बेसिकली प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डीवी में, तो मैं अगर इसको डीवी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल और सिस्टम इन द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डीवी। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी साई आर टी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाई डीवी। When we find the solution of time independent Schrodinger equation, then we consider psi rt should be equals to, it is the product of two independent function, one depend purely on position and another purely depend on time. When we solve for ur and phi t, we find out psi rt ft comes out to be exponent of iota et by h cut. So finally we have a wave function in the form of u r exponent of iota et by h of cut. When we multiply it by, and its complex conjugate is as complex conjugate of this wave function can be written as ur, simply replace iota by minus iota et by h cut. Now the probability density of finding the particle in this range is equals to psi rt into psi rt. So as we know that the product is ur exponent of iota et by h cut ur exponent of minus iota et by h cut. This is complex conjugate and can be cancelled out. So finally PRT, the probability density is only the square of the position function and can be written as psi r ka square. So this is our probability density, means finding the particles per unit volume is comes out to be psi r ka square. If I want to calculate, I want to find the probability of finding the particles in small element dv, then it is multiplied by dv both side. So prt multiplied by dv equals to psi r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dv. तो बेसिकली अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन की बात करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? तो इट बेसिकली हमारा जो वेव फंक्शन होगा ये हमें क्वांटम बिहेवियर शो करेगा पार्टिकल्स या सिस्टम का हैविंग मास m एट ए पोजीशन r एट ए गिवन टाइम t। ये हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी आ चुकी है किसी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv में मिलने की। अब अगर मैं बोलता हूँ कि पार्टिकल एक्चुअल में पूरे के पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी पोजीशन पे मिल सकता है किसी भी टाइम के ऊपर, तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ ओवर द होल स्पेस तो हमारे पास क्या आएगा? पी आर टी डी वी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ आर स्क्वायर डी वी। तो अगर मैं श्योर हूँ कि पार्टिकल मेरा इस पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा जिसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देन द टोटल प्रोबेबिलिटी इज कम्स आउट टू इक्वल टू 1। एज वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी कांट एक्सीड थ्रू 1। तो अगर मैं स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो ये हो गई हमारी। अगर मैं कंप्लीट स्पेस की बात करूँगा तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। तो दिस रिप्रेजेंट्स द
total probability of finding the particles over the whole space. अब मैं बोलता हूँ कि what are the conditions या what are the characteristic of this wave function. तो the value of this wave function is large. कहाँ पर लार्ज होगी? इस वेव फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर लार्ज होगी जहाँ पर पार्टिकल्स के मिलने के चांसेस क्या होंगे? लार्ज होंगे या ज़्यादा होंगे. इज लार्ज वेयर फाइंडिंग द पार्टिकल इज लाइकली टू बी मोर. तो सिंपली बात करता हूँ तो साई आर जो हमारा वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू एक ऐसे रीजन में ज़्यादा होगी जहाँ पर पार्टिकल्स के मिलने के चांसेस हैं ज़्यादा. और इज़ वेरी स्मॉल वेयर फाइंडिंग द पार्टिकल इज लाइकली टू बी वेरी लेस. तो दिस इज द कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग टू वेव फंक्शन. तो क्या बताया कि वेव फंक्शन बेसिकली क्वांटम डिस्क्रिप्शन बिहेवियर शो करता है किसी सिस्टम या पार्टिकल्स का जिसका मास m है किसी पर्टिकुलर पोजीशन r पे किसी पर्टिकुलर टाइम t पे. दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकल के आई सिंपली द स्क्वायर ऑफ ओनली स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू ओनली स्पेस यानी कि दैट डिपेंड ऑन पोजिशन ओनली. तो अब अगर मैंने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकाला तो ये हो गया. कंप्लीट वॉल स्पेस में अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो अगर मैं सम ओवर करता हूँ या इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड ओवर द कंप्लीट वॉल स्पेस तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1. अब साई आर यानी कि वेव फंक्शन की जो करेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी कि इसकी वैल्यू लार्ज होगी जहाँ पर पार्टिकल्स के मिलने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा और इसकी वैल्यू स्मॉल होगी जहाँ पे पार्टिकल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कम. दिस इज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव फंक्शन. तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dv इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी psi of r square dv. दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. अब हम बात कर लेते कि व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन. जब मैंने कंप्लीट स्पेस की बात की थी तो वहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आई थी दैट कम्स आउट टू बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी आर टी डी वी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई आर टी का होल स्क्वायर इंटू डी वी एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. बस पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ही 1 देगा. अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाता है let the probability comes out to be 1 तो then that wave function is called as non normalization wave function. तो मैं क्या करता हूँ मैं इसी रिलेशन को ट्रू प्रूव करने के लिए वेव फंक्शन को एक कांस्टेंट पैरामीटर दैट इज ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो हमारा जो नया मॉडिफाइड वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा ए साई आर टी. दिस इज आवर न्यू मॉडिफाइड वेव फंक्शन. अब अगर मैं इस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास ए साई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए साई का स्टार इंटू डी वी. अब अगर इसकी वैल्यू बोलता हूँ कि इक्वल्स टू 1 है तो ए इज़ ए रियल नंबर तो ये इससे बाहर आएगा तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए का स्क्वायर साई इंटू साई स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 1. ए स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई इंटू साई स्क्वायर डी वी और सिंपली कैन बी रिटन एज 1 बाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी ऑफ वी. दिस ए इज कॉल्ड
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ ओवर द कंप्लीट स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वेव फंक्शन, अगर ये हमारा 1 दे देता है, इट मीन्स पार्टिकल्स के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल मेरा इस स्पेस में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये हमें कोई फाइनाइट वैल्यू देता है तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉन नॉर्मलाइजेशन। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा। अब अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, और ए हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, या वो कांस्टेंट है जो कि इस वेव फंक्शन को क्या करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी हमारी, इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमारे सिंपली दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशन, these are the mathematical operation which transform one system to another। तो अगर मैं ऑपरेटर की बात करता हूँ तो व्हाट आर द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर हमारे सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मान लेता हूँ मेरे पास एक सिस्टम है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स। एक सिस्टम है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एफ ऑफ एक्स से। अब इसके ऊपर एक ऑपरेटर है जो दैट इज़ ए, इसको ऑपरेट कराया तो इसने इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक अनदर सिस्टम दैट इज जी एक्स में। तो बेसिकली ए हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसने एक सिस्टम जिसको रिप्रेजेंट किया गया था एफ एक्स से, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक अनदर सिस्टम दैट इज जी एक्स में। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, इसी ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर ऑपरेटर। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम लेता हूँ दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, और ऑपरेटर को ले लिया मैंने डी ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब अगर मैं इस ऑपरेटर को ऑपरेट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी 2x। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा जी ऑफ एक्स। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा फर्स्ट सिस्टम था उसको हमने क्या किया था, एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री से रिप्रेजेंट किया था। अब इसके ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन है, ये अगर यूज करता हूँ तो मेरे पास एक लीनियर सिस्टम आ गया। मीन्स बेसिकली पैराबोलिक से लीनियर सिस्टम में जो कन्वर्जन होगा बाय दिस डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अगर मैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स बात करता हूँ अब ऑपरेटर की, कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटर, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप के ऑपरेटर को हम लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। तो नेक्स्ट इज लीनियर ऑपरेटर। अब मान लेता हूँ मेरे पास कोई एक ऑपरेटर है ए, इसको मैंने ऑपरेट किया ए ऑफ c1f1x प्लस c2f2x, where f1x and f2x are two different operator and c1 and c2 are two constant. If this comes out to be c1a f1x plus c2a f2x। अब मैंने क्या किया, मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट सिस्टम प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड सिस्टम, इसको ऊपर एक ऑपरेटर ए को ऑपरेट किया। अगर ये रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअली ऑपरेट दिस ऑपरेटर ऑन फर्स्ट सिस्टम प्लस C2 इंडिविजुअली ऑपरेट द ऑपरेटर ए ऑन सेकंड सिस्टम। अगर कोई भी ऑपरेटर हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या फॉलो करता है तो ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है लीनियर ऑपरेटर। तो सिंपली अगर मेरे पास कोई भी एक ऑपरेटर है जो कि इस रिलेशन को फॉलो करता है तो उस ऑपरेटर को मैं बोलूँगा लीनियर ऑपरेटर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ए मैंने मान लिया कोई भी हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है दैट इज ए इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। f1x को अगर मैं लेता हूँ तो लेट इट इज़ इक्वल्स टू x की पावर 3।
and f2x should be equals to x का स्क्वायर. c1 is 2 and c2 is 4. नाउ हम ये देखते हैं कि क्या ये ऑपरेटर इस इक्वेशन को ओबे करता है. तो पुट करते हैं वैल्यू. तो d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज c. c1 इज, चलो इसका x की पावर 3 ले लेते हैं इसको भी. ये हो गया हमारे पास. ठीक है. तो अब अगर इसको मैं करता हूँ तो ये क्या आएगा. व्हाट इज c1. c1 इज 2. व्हाट इज f1x. f1x इज x की पावर 3 प्लस व्हाट इज c2. c2 इज 4 एंड f2x इज x की पावर 3. तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो d बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा. 6x की पावर 3 हो जाएगा. अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा. 6 पावर बार 1 पावर लेस. तो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी 18x का स्क्वायर. तो ये आ गया. अब अगर राइट हैंड साइड के लिए क्रॉस चेक करता हूँ तो क्या आएगा. 2 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 प्लस 4 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3. तो अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 2 इंटू 3 बार 1 पावर कम प्लस 4 इंटू 1 पावर बार 1 पावर कम. तो ये हमारा आ गया 6x का स्क्वायर प्लस में 12x स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 18x का स्क्वायर. तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी 18x स्क्वायर आई है और जो राइट हैंड साइड है वो भी हमारी 18x स्क्वायर आई है. मीन्स जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर था वो कम्प्लीटली ओबे करता है हमारी दिस लीनियर इक्वेशन को. तो मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि दिस ए या दिस ऑपरेटर विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इज कम्प्लीटली ए लीनियर ऑपरेटर. तो ऑपरेटर बेसिकली हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि एक सिस्टम को कन्वर्ट करता है दूसरे सिस्टम में. तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑपरेटर इस कंडीशन को ओबे करता है तो उस ऑपरेटर को कहा जाता है लीनियर ऑपरेटर. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर की. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है हमारे पास दैट इज फर्स्ट इज एडिशन इज कोम्यूटेटिव. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं मेरे पास दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी. तो इन ऑपरेटर को कब कहेंगे कि दिस फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोम्यूटेटिव. तो अगर a प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू b प्लस ए, अगर ये दो ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड कोम्यूटेटिव. तो मीन्स किन्हीं भी दो ऑपरेटर का जो एडिशन होगा a प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू b प्लस ए. तो एडिशन हमारा हमेशा ही दो ऑपरेटर का क्या होता है, कोम्यूटेटिव. नेक्स्ट है एडिशन इज एसोसिएटिव. इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास तीन ऑपरेटर हैं ए बी एंड सी तो ये किस प्रॉपर्टी को ओबे करेंगे कि a प्लस बी पहले करो देन सी करो, या a को बाद में करो b प्लस सी को पहले करो. तो अगर मेरे पास तीन ऑपरेटर हैं ए बी सी तो वो इस प्रॉपर्टी को भी ओबे करेंगे. थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. अब इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे तीन ऑपरेटर लेता हूँ अगेन a कोमा बी कोमा सी, देन a b प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी. तो अगर मैं बोलता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द थ्री ऑपरेटर इज एसोसिएटिव, इसका मतलब क्या है, पहले ऐड करो देन मल्टीप्लाई करो या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड करो, द रिजल्ट रिमेन्स सेम. तो ये हमारी है मल्टीप्लिकेटिव इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कोई दो ऑपरेटर हैं ए एंड बी, तो अगर मुझे इन दो ऑपरेटर का सम अप करना है तो मैं क्या लिखूँगा, दिस सम अप इज सिंपली ए प्लस माइनस, सम भी कर लेते हैं डिफरेंस भी कर लेते हैं, इन दोनों ऑपरेटर को किसी भी सिस्टम पे ऑपरेट कराया, देन ए ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस बी ऑफ एफ एक्स. तो अगर मेरे पास दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी, अब हमारे पास एक सिस्टम है
जिसको रिप्रेजेंट किया एफ ऑफ एक्स से। तो अगर मैं इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ तो सब ऐसे रिप्रेजेंट किया ए प्लस माइनस बी एफ ऑफ एक्स। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ए ऑपरेटर अप्लाइड ऑन एफ एक्स, अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस आएगा, अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस आएगा, ऑपरेटर बी ऑपरेट ऑन सिस्टम एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ प्रॉपर्टीज की, दैट इज व्हाट आर द कोम्यूटेटर। कोम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी। मेरे पास दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी। अगर मैं इनके कोम्यूटेटर को डिफाइन करता हूं तो दिस कैन बी डिफाइंड एज ए बी, और ये किसके इक्वल होता है, दिस कम्स आउट टू बी ए बी माइनस बी ऑफ ए। कोई भी दो ऑपरेटर हैं ए एंड बी, इनके कोम्यूटेटर को कैसे डिफाइन करूंगा, ए बी कोम्यूटेटर विच इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए। अगर मैं एंटी कोम्यूटेटर की बात करता हूं तो एंटी कोम्यूटेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है या डिफाइन किया जाता है एंटी कोम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी। ए बी यहाँ पे प्लस लगाएंगे एंड इट इज डिफाइंड एज सिंपली ए बी प्लस में बी ऑफ ए। तो अगर मैं कोम्यूटेटर और एंटी कोम्यूटेटर की बात करता हूँ यहाँ पे तो क्या आएगा मेरे पास, मैंने दो ऑपरेटर लिए, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी। तो कोम्यूटेटर को कैसे डिफाइन करूँगा, ए बी कोम्यूटेटर इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ऑफ ए। तो किन्हीं भी दो ऑपरेटर का जो कोम्यूटेटर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस बी ए के इक्वल होगा। अगर मैं एंटी कोम्यूटेटर की बात करता हूँ तो एंटी कोम्यूटेटर की बात करता हूँ तो एंटी कोम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर ए एंड बी कैन बी डिफाइंड एज ए बी प्लस बी ऑफ ए। अब अगर ये रिजल्ट हमारा जीरो के इक्वल हो जाए तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू बी ए। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ए एंड बी commute with each other। सिमिलर वे में अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी प्लस मेरा ए बी प्लस बी ए शुड बी इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो इट मीन्स ए बी शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी एंटी कोम्यूट विद ईच अदर। तो सिंपली दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि ऑपरेटर्स आर कोम्यूटेटिव इन एडिशन। तो सिंपली ए प्लस बी करो विच इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। सिमिलर वे में मैं बात करता हूँ तो एडिशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो एसोसिएटिव होगा। मीन्स हमारे पास अगर तीन ऑपरेटर हैं ए बी सी तो ए प्लस बी का एडिशन पहले करो देन ऐड सी, या बी प्लस सी को पहले ऐड करो देन एडिशन ऑफ ए। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन इन एसोसिएटिव। सिमिलर वे में अगर मैं बात करता हूँ कि ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव, मीन्स तीन ऑपरेटर हैं तो या बी प्लस सी को पहले ऐड करके ए से मल्टीप्लाई करो या इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई करो, दैट इज ए बी प्लस में ए सी। अगर इस कंडीशन को ओबे करते हैं तो मीन्स ऑपरेटर आर मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव। नेक्स्ट बात की थी हमने कि दो ऑपरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सिंपली ए से ऐड करना है तो प्लस, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस बी। अब ये किसी सिस्टम के ऊपर मैंने क्या करवाए, ऑपरेट करवाए, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, सिंपली ऑपरेटर ए ऑपरेट ऑन सिस्टम, अगर ऐड करना है तो प्लस, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, ऑपरेटर बी ऑपरेट ऑन सिस्टम एफ ऑफ एक्स। These are the addition and subtraction corresponding to two operator A and B। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कोम्यूटेटर एंड एंटी कोम्यूटेटर। तो हमारे पास दो ऑपरेटर हैं ए एंड बी। अगर मैं कोम्यूटेटर की बात करता हूं तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस ए बी विच इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। अगर इसकी वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल आती है तो मैं क्या बोलूँगा कि ए बी शुड बी इक्वल्स टू बी ए
एंड ए बी कम्यूट विद ईच अदर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एंटी कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी की, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी प्लस विच इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो मैं क्या लिखूंगा कि ए बी शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ऑफ ए, और इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी आर एंटी कम्यूट विद ईच अदर। तो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि एक सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करता है दूसरे सिस्टम में। इसकी हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा, आइगन वैल्यू के बारे में पढ़ा, व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा, एंड हाउ कैन वी नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।